गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियामा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम कक्षा 10वीं की दूसरी पुस्तक कृतिका भाग 2 के अध्याय माता का आंचल पर चर्चा करेंगे। यह अध्याय श्री शिव पूजन सहाय ने लिखा है। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है परीक्षा की दृष्टि से। मैंने इन प्रश्नों को ऐसे तरीके से तैयार किया है कि यदि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी इससे संबंधित पूछी जाती है तो भी आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यदि इस अध्याय से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो भी आपको कठिनाई नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो पहला तथ्य देखिए क्या है। प्रस्तुत पाठ श्री शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास का अंश है। देहाती दुनिया हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसे शिशु भोलानाथ के चरित्र को मध्य में रखकर रचा गया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आंचलिक उपन्यास हम उसे कहते हैं जो किसी अंचल विशेष की, जो किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति, वेशभूषा और वहाँ की जो परंपराएं हैं उनके बारे में बताता है, उसे हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। और ये आमतौर पर जो है ग्रामीण परिवेश से संबंधित होते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा भी हुआ है, शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास का यह अंश है माता का आंचल अध्याय। दूसरा तथ्य देखिए। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अद्भुत चित्र अंकित किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का प्यार, लोकगीत आदि का एक साथ चित्रण किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, आंचलिक उपन्यास वे होते हैं जो ग्रामीण अंचल से संबंधित होते हैं, जिसमें वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के लोकगीतों के बारे में, वहाँ के जो ग्रामीण खेल होते हैं जो बच्चों के द्वारा खेले जाते हैं, उन सब के बारे में वर्णन किया जाता है। तो इस अध्याय के अंदर भी वही बातें बताई गई हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। बच्चा सदैव अपने साथियों में खेलना वह रहना पसंद करता है। इस पाठ का जो मुख्य पात्र है भोलानाथ, तो भोलानाथ भी एक साधारण बालक था। उसे अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। वह अपने साथियों को शोर मचाते, शरारतें करते और खेलते हुए देखकर सब कुछ भूल जाता था। इसी आनंद की अवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, और वे जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद के क्षण उन्हीं को मानते हैं जब वे अपने हम उम्र साथियों के साथ खेलते हैं, क्योंकि बच्चों को खेलने में गहरा आनंद मिलता है। छोटी छोटी शरारतें करना, शोर मचाना, खेल में एक दूसरे के बाल खींचना, एक दूसरे को जो है चिढ़ाना, ये सारी चीज़ें हमारे बचपन की वो चीज़ें होती हैं जिनको हम समय के साथ जो है कभी नहीं भूलते हैं। समय बीत जाता है लेकिन बचपन की वो यादें नहीं भूलती हैं। तो इस माता के आंचल अध्याय में भी भोलानाथ की बचपन की बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से वो आनंद की अवस्था में रह करके सिसकना भी भूल जाता था, किस तरह अपने साथियों को खेलता देख करके वह आनंद का अनुभव करता था। अगला चौथा प्रश्न देखिए आप। चौथा तथ्य इस अध्याय का, ये इस अध्याय का मूल भाव है। मैंने मूल भाव को बड़े संक्षिप्त तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। ये अति महत्वपूर्ण है। माता का आंचल पाठ का मूल भाव यह है कि लेखक ने बताया है कि उसे अपने माता पिता का भरपूर स्नेह मिला है। बचपन में कितनी निश्चिंतता और भोलापन होता है, इसका साक्षात रूप पाठ में देखने को मिलता है। बच्चे अपने खेल में लीन होकर खेलते हैं। वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव, घृणा व जलन का भाव नहीं होता। बच्चों की दुनिया की सजीव तस्वीर प्रस्तुत करना ही लेखक शिव पूजन सहाय का उद्देश्य है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, माता का आंचल पाठ का मूल भाव, उसमें लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहा है कि उसे किस प्रकार माता पिता से भरपूर स्नेह मिला, किस प्रकार से बचपन जो है भोलेपन से भरपूर होता है, किस प्रकार बचपन हमारा निश्चिंत होता है जिसमें किसी बात की चिंता नहीं होती। वे सभी भाव इस पाठ में साक्षात रूप से देखने को मिलते हैं। और लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि बच्चे का जो बचपन होता है
वो भेदभाव से दूर होता है, उसमें घृणा और जलन के लिए कोई स्थान नहीं होता। बच्चे बिना किसी भेदभाव के, घृणा के और किसी भी जाति धर्म की भावनाओं से दूर होकर के अपने बचपन में अपने साथियों के साथ खेलते हैं, और यही सजीव तस्वीर इस अध्याय में प्रस्तुत की गई है। 5वां तथ्य देखिए, लेखक बचपन से भभूत का तिलक लगाता था और भभूत लगाने से लेखक बम भोला बन जाता था। लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। उसके पिता उसे बचपन में भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो इस माता का आंचल कहानी का जो मुख्य पात्र है भोलानाथ, उसके बचपन का नाम, वास्तविक नाम जो उसका था तारकेश्वर नाथ था। उसके पिता उसे भोलानाथ कह करके पुकारते थे, जिससे जो है बच्चा बड़ा प्रसन्न होता था। उसका कारण ये था कि जो बच्चे का परिवार था वो धार्मिक संस्कारों से भरपूर था, और उन्होंने वही धार्मिक संस्कार अपने बेटे भोलानाथ को भी दिया था। और वह उसको तिलक लगाते था भभूत का, और जिस कारण भभूत का तिलक लगाने से बच्चा जो है भम भोला बन जाता था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को जो है भभूत लगाई जाती है, तो बच्चा भी अपने आप को जो है एक प्रकार से भोलानाथ मानने लगता था, और इसी कारण उसका जो है बचपन में यह नाम भोलानाथ एक तरह से प्रचलित हो गया, जबकि उसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। तो उसके बचपन में उसके परिवार के अंदर काफ़ी धार्मिक आस्थाएं मनाई जाती थी, धार्मिक संस्कार बच्चों को दिए जाते थे। परिवार जो है धार्मिक पृष्ठभूमि में ही एक तरह से जी रहा था, तो वही संस्कार जो है बच्चे पर भी पड़ा। तो बच्चा अपने बचपन की बातें भूलता नहीं है। तो लेखक, जो इस पाठ का लेखक है, वो अपने बचपन की बातें अपने पाठकों के साथ साझा कर रहा है। 6वां तथ्य देखिए, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। यह इस अध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी आपसे पूछा जा सकता है, और लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी यह प्रश्न मैं मानता हूँ आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम के भावों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। वह कौन से भाव होते हैं? नंबर 1, माता पिता के साथ रहकर। माता पिता के साथ रहकर माता पिता के प्रति प्रेम के भाव प्रकट किए जा सकते हैं। दूसरा है उनकी गोद में बैठकर भी हम अपने माता पिता के प्रति प्रेम भाव प्रकट करते हैं। जब छोटा बच्चा अपने माता पिता की गोद में बैठता है तो माता पिता भी आनंदित होते हैं, और वह बालक भी अपने माता पिता की गोद में बैठ कर के आनंदित होता है। तीसरा है घोड़ा बनाकर। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कभी कभी अपने माता पिता को या घर के किसी बड़े को घोड़ा बना करके उस पर सवार होकर के, चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, इस तरह की बातें कह करके जो है घोड़ा बना करके अपने माता पिता को या अपने किसी अभिभावक को बड़ा प्रसन्न महसूस करते हैं। तो ये बचपन की वो घटनाएं होती हैं जिनसे माता पिता और हमारे अभिभावक कहीं ना कहीं जो है आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसमें अगर चौथा बिंदु देखें हम, तो माता पिता का कहना मानकर भी हम उनके प्रति अपने प्रेम के भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उनके साथ खेलकर भी हम अपने प्रेम के भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और झूठ मूठ की नाराज़गी दिखाकर भी हम अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम के भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 6 मुख्य बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति एक बालक के प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। माता पिता के साथ रह करके, उनकी गोद में बैठ करके, घोड़ा बना करके, माता पिता का कहना मान करके, साथ खेल करके, और झूठ मूठ की नाराज़गी दिखा करके। अगला प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, भोलानाथ के चरित्र की विशेषताएं। भोलानाथ आपको पता है इस पाठ का मुख्य पात्र है। सारे पाठ की घटनाएं भोलानाथ के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो भोलानाथ के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं थी। भोलानाथ एक चंचल बालक था, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाता था। चंचल बालक हम उसको कहते हैं जिसके मनोभाव जो होते हैं वो किसी तरह से बैलेंस नहीं होते हैं, वो चंचल होते हैं। छोटी छोटी बात पे वो नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बात पे वो खिलखिला जाता है, छोटी छोटी बात पे बच्चा लड़ पड़ता है। ये सारी बातें जो हैं चंचल भाव होते हैं। तो भोलानाथ की पहली चारित्रिक विशेषता थी, भोलानाथ चंचल बालक था। दूसरा, माता पिता से अत्यधिक प्रेम करने वाला बालक था। भोलानाथ के चरित्र की दूसरी विशेषता थी, माता पिता से वह अत्यधिक स्नेह करता था, और पाठ में उसने अपने बचपन की उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया है जिसमें उसे अपने माता पिता से अत्यधिक स्नेह मिला था। तो माता पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम करने वाला बालक था भोलानाथ। तीसरी उसकी विशेषता थी, मित्रों से अत्यधिक लगाव था। भोलानाथ को अपने मित्रों से अत्यधिक लगाव था।
मित्रों के लिए वो सारी चीज़ें छोड़ देता था और अपने मित्रों को देख करके, उन्हें खेलता देख करके वो अपने जो है सिसकना भी भूल जाता था, उसे अपनी पीड़ा का भी ध्यान नहीं रहता था, तो उसे अपने मित्रों से अत्यधिक लगाव था। और चौथी बात है लोक संस्कृति से प्रेम। भोलानाथ के चरित्र की अन्य विशेषता थी, उसे लोक संस्कृति से प्रेम था। जैसा कि आपने अध्याय में पढ़ा है, उसे भभूत लगाना, उसे आरती करना, पूजा पाठ करना, ये सारे कार्य उसे पसंद थे, जो एक तरह से लोक संस्कृति से प्रेम के कारण बनते हैं, लोक संस्कृति से प्रेम के आधार हैं। अगला 8वां प्रश्न देखिए, सांप निकालने की घटना इस कहानी में बड़ी रोचक है। चूहों के बिल में पानी डालते समय गणेश जी के वाहन, मूषकों को बचाने के लिए शिव जी के आभूषण, सांप का प्रकट होना बच्चों में भगदड़ मचा देता है और भागते गिरते पड़ते बालक आनंद की सृष्टि करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इस कहानी में एक सांप निकलने की घटना का बड़ा ही मनोहारी और सजीव चित्रण किया गया है। हमारा बचपन आपको पता है शरारतों से भरा होता है और बच्चे शरारतें करते करते कई बार अपने जीवन में जोखिम भी उठा लेते हैं। इस कहानी में भी आपने देखा है कि सांप निकलने की घटना कितनी रोचक है। बच्चों ने जो है चूहे के बिल में पानी डालने का प्रयास किया, फिर चूहों को बचाने के लिए ऐसा माना जाता है, इस कहानी को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया कि उसमें से एक सांप निकल पड़ा। चूहा आपको पता है गणेश जी का वाहन माना जाता है और जो सांप है वो शिव जी का आभूषण माना जाता है। तो देखो लेखक ने किस तरह से रोचक तरीके से इस घटना को प्रस्तुत किया कि बच्चों में एकदम भगदड़ मच गई, क्योंकि बच्चे चूहों को देख करके इतना नहीं डरते जितना सांप को देख करके तो बड़ा व्यक्ति भी डर जाता है। तो सांप के निकलने से बच्चों में भगदड़ मच गई। कोई बच्चा गिर गया, कोई बच्चा एक बच्चे के ऊपर से निकल गया, किसी को चोट लगी, किसी की कोहनी पे चोट लगी, किसी के सिर में चोट आई, किसी की टांग में चोट आई। तो ये बचपन की वो चंचल घटनाएं हैं जिनसे कहीं ना कहीं बच्चों में आनंद का संचार होता है और उस घटना को पढ़ करके और उस घटना को देख करके भी कहीं ना कहीं आनंद की सृष्टि होती है। तो इस कहानी के अंदर लेखक ने वही बात बताने का प्रयास किया है कि हमारा बचपन कितना शरारतों से भरा होता है। हम छोटी छोटी घटनाओं से कई बार कितना जोखिम भरा कार्य भी कर जाते हैं, जैसे ये सांप वाली घटना है। अगर सांप किसी बच्चे को काट लेता तो उसके परिणाम कुछ और हो सकते थे। 9वां प्रश्न देखिए, भोलानाथ को सबसे अच्छा खेलना लगता था। देखिए हमारे बचपन में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ और जो सबसे बड़ी हमारे लिए आनंद की चीज़ होती है वह खेलना ही होता है। बच्चों के लिए खेलना उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद का क्षण होता है। और बचपन में आपको पता है बचपन हमारा खेल कूद से ही भरा होता है। हम छोटी छोटी शरारतें करते हैं, छोटे छोटे खेलों के माध्यम से हम एक दूसरे के प्रति जो है अपना लगाव प्रकट करते हैं। तो खेलना बच्चे के बचपन की जो है एक मूल प्रवृत्ति होती है। बिना खेल के हम छोटे बच्चे की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा बच्चा खेले बिना रह ही नहीं सकता। 10वां प्रश्न देखिए, चिरोरी करना। चिरोरी करना अर्थ का अर्थ है विनती करना। यह आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। चिरोरी करने का अर्थ होता है विनती करना। जब हम किसी से कोई विनती करते हैं, कोई आग्रह करते हैं, कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो उसको जो है मुहावरा शैली में कहते हैं चिरोरी करना, विनती करना, खुशामद करना। 11वां प्रश्न देखिए, मूसन तिवारी ने बच्चों की शिकायत की थी। बच्चे अक्सर मूसन तिवारी को परेशान करते थे, इसलिए मूसन तिवारी ने बच्चों की शिकायत की थी कि बच्चे कई बार उसे नुकसान पहुंचा देते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, लेखक को बचपन में तरह तरह के नाटक देखने वाले खेल पसंद थे। जो बचपन में लेखक जिसके भोलानाथ के बारे में बताया गया है, उसे बचपन में तरह तरह के नाटक करने वाले खेल पसंद थे और अक्सर बच्चे इस तरह के नाटक वाले खेल भी खेलते थे, जिसमें कोई चोर बन जाता था, कोई सिपाही बन जाता था, कोई राजा बन जाता था, कोई उसकी प्रजा बन जाती थी। तो इस तरह के छोटे छोटे नाटक करके बच्चे अपना मनोरंजन करते थे और ये सभी नाटक खेल खेल में ही किए जाते थे। अंतिम प्रश्न देखिए, मर्दुए शब्द कहानी में लेखक की माँ ने लेखक के पिता के लिए प्रयोग किया है। मर्दुए शब्द का मतलब होता है मर्द, घर के जो व्यक्ति होते हैं ना, मर्द मानस कहते हैं देशी भाषा में। तो मर्दुए शब्द कहानी में लेखक की माँ ने लेखक के पिता के लिए प्रयोग किया है। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इन संक्षिप्त प्रश्नों के माध्यम से यह अति महत्वपूर्ण अध्याय माता का आंचल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये छोटे छोटे बिंदुओं से आपको यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी इस अध्याय से संबंधित पूछी जाती है तो भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इन बिंदुओं को यदि आप सुनते हैं,
पढ़ते हैं तो यह अध्याय माता का आंचल आपको पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस अध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस अध्याय को समझ सकें। अगले किसी लेक्चर में मैं आपसे फिर किसी नए अध्याय को लेकर के रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।